बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, आज के लेक्चर में हम मॉडर्न पीरियड साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस को स्टडी करेंगे, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब the contributions of non-Muslim scientists are the scientists of the modern period in the field of chemistry। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले साइंटिस्ट हैं जो आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं वो है रॉबर्ट बॉयल। देखिए, रॉबर्ट बॉयल डिस्क्राइब्ड एफेक्शनेटली एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, यानी कि इनको प्यार मोहब्बत से हम क्या कहते हैं, इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं। इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है? वाज द फर्स्ट टू पुट फॉरवर्ड द आइडिया दैट केमिस्ट्री शुड बी रिगार्डेड as a systematic investigation of nature with the sole aim of promoting knowledge। यानी कि स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या आइडिया पेश किया? इन्होंने ये आइडिया पेश किया कि केमिस्ट्री जो है वो एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये वर्ड सिस्टमेटिक का क्या मतलब होता है? सिस्टमेटिक का मतलब ये होता है कि आप इस तरह से जो है वो नेचर को इन्वेस्टिगेट करें कि जो एक जैसी प्रॉपर्टीज़ रखने वाली सब्सटेंसेस हैं उनको आप एक ही कैटेगरी में पुट करें, यानी कि एक ही ग्रुप में आप उनको पुट करें, एक ही ग्रुप में उनको रख के स्टडी करें। तो ये जो इस तरह की जो स्टडी होती है वो सिस्टमेटिक होती है। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन का मतलब भी यही होगा कि जो एक जैसी प्रॉपर्टीज़ रखने वाली सब्सटेंसेस हैं उनको आप एक ही ग्रुप में रख के स्टडी करें, ताकि आपको स्टडी करना आसान हो। तो उन्होंने कहा कि तो इसका मतलब ये है सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इस सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर का मकसद क्या होना चाहिए? विद द सोल एम ऑफ प्रोमोटिंग नॉलेज। और इसका मकसद ये होना चाहिए कि हम नॉलेज को फैलाएं, नॉलेज को आगे बढ़ाएं। ठीक है, नॉलेज को प्रोमोट करें, नॉलेज को फैलाएं, इसका मकसद ये होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं वो है जे ब्लैक। जे ब्लैक की कंट्रीब्यूशन क्या है? मेड अ स्टडी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को स्टडी किया। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट साइंटिस्ट क्या है? जे प्रीस्ली। अब जे प्रीस्ली की कंट्रीब्यूशन क्या है? इनकी कंट्रीब्यूशन है डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें डिस्कवर्ड की? एक तो इन्होंने ऑक्सीजन डिस्कवर की, दूसरा इन्होंने सल्फर डाइऑक्साइड डिस्कवर की, और इसके अलावा हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन्होंने डिस्कवर किया। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं वो है शील। शील की कंट्रीब्यूशन क्या है? डिस्कवर्ड क्लोरीन। देखें, शील ने क्या किया? क्लोरीन गैस जो है वो डिस्कवर्ड की। इसके बाद हमारे पास है कैवेंडिश। कैवेंडिश ने क्या किया? डिस्कवर्ड हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए कैवेंडिश जो है इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है? इन्होंने हाइड्रोजन गैस डिस्कवर की। उसके बाद है लेवाइजियर। लेवाइजियर की क्या कंट्रीब्यूशन है? डिस्कवर दैट ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूटेड अबाउट 1/5 ऑफ द एयर। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका क्या मतलब है कि लेवाइजियर ने ये बताया कि हमारी जो एयर है वो 1/5 जो है उसमें ऑक्सीजन मौजूद है। देखिए स्टूडेंट्स, 1/5 का क्या मतलब है? यानी कि 20% जो है हमारी एयर में ऑक्सीजन मौजूद है, ये लेवाइजियर ने बताया। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम ये जानते हैं कि हमारी जो एयर है इसमें 78% नाइट्रोजन है और 21% इसमें ऑक्सीजन है, और 1% जो है वो अदर गैसेज हैं हमारी एयर में। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेवाइजियर ने हमें ये बता दिया था कि 1/5 या
% जो है वो हमारी एयर में जो है वो हमारी एयर जो है वो ऑक्सीजन पे मुश्तमिल है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो है जॉन डाल्टन। अब जॉन डाल्टन की क्या कंट्रीब्यूशन है? मेड अ ग्रेट स्ट्राइड इन द केमिस्ट्री विद हिज एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, यानी कि उन्होंने केमिस्ट्री में कदम बढ़ाया। कैसे कदम बढ़ाया? अपनी एटॉमिक थ्योरी के साथ उन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में कदम बढ़ाया, यानी कि उन्होंने केमिस्ट्री में एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर जो है वो पेश की। इसको आप आगे चल के आप इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि उनकी एटॉमिक थ्योरी क्या थी, उसके पोस्टुलेट्स क्या थे। लेकिन यहाँ पे जो है मेन कॉन्सेप्ट जो है आपको बताया जा रहा है कि मेन इनकी एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर से हमें क्या पता चला? द आइडिया ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बिकेम द इस्टेब्लिश्ड फैक्ट, यानी कि हमें जो है एटम्स और मॉलिक्यूल के आइडिए का पता चला इनकी थ्योरी से। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक वेट वाज आल्सो गिवन बाय जॉन डाल्टन, यानी कि हमें जो है वो एक तो हमें क्या पता चला कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका कॉन्सेप्ट जो है इनकी थ्योरी से हमें क्लियर हुआ, उसका आइडिया मिला। और इसके साथ साथ जो है वो एटॉमिक वेट का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने अपनी थ्योरी में दिया। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके अलावा जो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस आपकी बुक में शामिल की गई है वो है गे लुसेक हैं, एवोगैड्रो हैं, डुलैंग हैं और पेटिट हैं। और इसके साथ दूसरे साइंटिस्ट इन्होंने क्या किया? लेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ मैनी सब्सटेंसेस। देखें अब ये कौन कौन से साइंटिस्ट हैं? गे लुसेक हैं, एवोगैड्रो हैं, ड्यूलैंग हैं और पेटिट हैं। और इसके साथ और साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने क्या किया? डिटरमाइन किए रिलेटिव एटॉमिक मासेस और मॉलिक्यूलर मासेस बहुत सारी सब्सटेंसेस के। देखिए स्टूडेंट्स, इसको रिलेटिव एटॉमिक मासेस और मॉलिक्यूलर मासेस क्यों कहते हैं? रिलेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कार्बन के जो है कार्बन 12 के एटम के साथ कंपेयर करके ये एटॉमिक मास को निकाला जाता है, इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाता है। और किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस को अगर हम जमा कर लेते हैं तो वो मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। तो यानी कि इन सब साइंटिस्ट ने क्या किया? इन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मासेस और मॉलिक्यूलर मासेस निकाले बहुत सारी सब्सटेंसेस के। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद मीनवाइल जे बर्जीलियस इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ सिंबल फार्मूलाए एंड केमिकल इक्वेशंस टू मेक द स्टडी मोर सिस्टमेटिक। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जे बर्जीलियस का क्या कारनामा है कि उन्होंने आइडिया ऑफ सिंबल्स दिया। आइडिया ऑफ सिंबल्स का मतलब कि उन्होंने हमें ये बताया कि जो एटम के नाम हैं उनकी सिंबल्स जो है वो हमें डिफ़ाइन करनी चाहिए हर एटम के लिए। ठीक है। इसकी वजह से जो है उन्होंने फार्मूले का आइडिया दिया कि फार्मूला किस तरह से लिखा जाए, और केमिकल इक्वेशंस का उन्होंने आइडिया दिया कि केमिकल इक्वेशन को हमें किस तरह से लिखना चाहिए। ठीक है। तो इससे हमारी जो है वो स्टडी जो है वो और ज़्यादा आसान हो गई। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद दिस वाज फर्दर इनहेंस्ड बाय मैनलीफ हु डिस्कवर्ड द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैनलीफ ने जो है इसी चीज़ को आगे बढ़ाया और उन्होंने क्या किया? हु डिस्कवर्ड द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि उन्होंने एलिमेंट्स को पीरियोडिकली अरेंज किया। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स का क्या मतलब है? देखिए स्टूडेंट्स, मैनलीफ का पीरियोडिक टेबल आप आगे चल के पढ़ेंगे भी। मैनलीफ ने एक्चुअली एलिमेंट्स को इस तरह से उनकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से इस तरह से अरेंज किया था कि
एक ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो सेम प्रॉपर्टीज़ रखने वाला एलिमेंट दोबारा से रिपीट होता था। यानी कि उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया कि ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो एलिमेंट आता था वो पहले जैसे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करता था। तो इसी चीज़ को कहते हैं पीरियोडिक अरेंजमेंट। यानी कि ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अगर कोई चीज़ अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करे तो वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उन्होंने पीरियोडिक अरेंजमेंट की एलिमेंट्स की। द आयनिक थ्योरी एंड द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वर पुट फॉरवर्ड बाय आरहेनस एंड एम फेराडे रिस्पेक्टिवली। देखिए स्टूडेंट्स, आरहेनस ने क्या किया, आरहेनस ने आयनिक थ्योरी पेश की। देखिए स्टूडेंट्स, ये आरहेनस की आयनिक थ्योरी भी आप आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। एक्चुअली ये जो उनकी आयनिक थ्योरी थी वो एसिड्स और बेसिस के बारे में थी। आरहेनस ने ये कहा था कि जो सब्सटेंस वाटर में डिज़ोल्व होके हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन दे तो वो एसिड होगी, और जो सब्सटेंस वाटर में डिज़ोल्व होके OH नेगेटिव आयन दे तो वो सब्सटेंस जो है वो क्या होगी, वो बेस होगी। तो ये आयनिक थ्योरी ऑफ आरहेनस थी जो उन्होंने पेश की। और इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस के जो लॉज हैं वो फेराडे ने पेश किए थे। ठीक है, फेराडे के दो पॉपुलर लॉज हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के। एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है, दूसरा सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी जो है आप आगे जाके पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि उनके लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हैं। इसी तरह से द वर्क ऑफ J.J. थॉमसन, H. बेक्यूरेल, M. क्यूरी, नील बोहर एंड E. रदरफोर्ड लेड to the discoveries of structure of atom, radioactivity by opening the door of the present nuclear age। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो साइंटिस्ट हैं इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस ने हमें एक तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जो है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, और दूसरा रेडियो एक्टिविटी के बारे में। देखिए इनमें कौन कौन से साइंटिस्ट शामिल हैं। इनमें जो है J.J. थॉमसन हैं, H. बेक्यूरेल हैं, M. क्यूरी हैं, नील बोहर है, रदरफोर्ड है। और ये जो साइंटिस्ट हैं इनकी जो एफ़र्ट्स थी उनसे हमें जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है उसको समझने में मदद मिली। देखें, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को आप आगे चल के पढ़ेंगे भी, उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो है रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था, और जिससे हमें पता चला था कि एटम में दरअसल जो है एटम के सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है, और एटम के इर्द गिर्द किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो रदरफोर्ड ने जो है वो एटम को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, एक तो न्यूक्लियर पार्ट में और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। और उसने बताया था कि जो न्यूक्लियर पार्ट है उसमें जो है वो पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स जो रेडियो एक्टिविटी है वो क्या है। एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे बाज़ जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, बाज़ एटम्स जो हैं उनके न्यूक्लियस से खुद ब खुद कुछ इनविजिबल रेज खारिज होती रहती हैं। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के ज़रिए ये रेज खुद ब खुद जो है वो खारिज होती रहती हैं एटम के न्यूक्लियस से, ये प्रोसेस रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। तो इन साइंटिस्ट ने एक की कंट्रीब्यूशन से हमें एक तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पता चला, और दूसरा जो है वो रेडियो एक्टिविटी के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर से आपका मॉडर्न पीरियड के साइंटिस्ट के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। स्टूडेंट्स अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।